एक अमीर फैमिली के वारिस के तौर पर दोबारा जन्म लेकर आपने 10 साल की उम्र में फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। 18 तक आपने फैमिली कंपनी को बिलियंस तक पहुंचा दिया। 20 की उम्र में आपकी नेटवर्थ 100 बिलियन के पार निकल गई। आप तानघाई के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन फिर आपकी वेडिंग के दिन वो मंगेतर जिसे आपने खुद पाला था, किसी सुंदर लड़के के साथ भागने के लिए खिड़की से कूद गई। जब आपको पता चला तो आपको असल में राहत महसूस हुई, क्योंकि ये पूरी वेडिंग शुरू से ही आपका प्लान थी। सी फैमिली और मू फैमिली ने 20 साल पहले ये मैरिज अरेंज की थी। आप और मुयाए साथ में बड़े हुए थे। आप बचपन के दोस्त थे। सालों के दौरान आपने सी फैमिली को तानघाई की टॉप 5 में पहुंचा दिया, और मू फैमिली ने आपकी वजह से काफ़ी पैसा बनाया। अगर चीज़ें नॉर्मली चलती तो आप मुयाए से शादी कर लेते। दोनों फैमिली टीम अप करती और भी अमीर हो जाती। लेकिन 3 साल पहले जब से जियू निंग नाम का ये लड़का आया, सब कुछ बदल गया। मुयाए आपसे दूर होने लगी। वो सारा दिन अपने भाई जियू निंग के साथ ट्रैवल करती और ऐश करती थी। तब से आपने मुयाए से उम्मीद छोड़ दी थी, और मू फैमिली इकलौती वजह जिसकी वजह से आप आज तक टिके रहे और मुयाए से शादी के लिए राजी हुए, वो इसे ऑफिशियल करना था। और मू फैमिली को जो कुछ भी आपने दिया था वो सब वापस लेना था। लेकिन जो आप नहीं जानते थे वो ये कि आपकी नादान गोद ली हुई बहन घर पर इसी पल का इंतजार कर रही थी। वेडिंग वेन्यू छोड़ने के बाद आप कार में बैठ गए। आपके असिस्टेंट ने तुरंत आपको एक टैबलेट थमाया। बॉस, ये मिस मू के वेडिंग से भागने का फुटेज है। आपने सिर हिलाया और वीडियो ओपन किया। आपका असिस्टेंट फुसफुसाया, न्यूज़ को लॉकडाउन कर दिया गया है। मैंने उसे ट्रैक करने के लिए भी किसी को भेजा है। बॉस, क्या हमें मिस मू को अभी वापस लाना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन को अभी हटा दो। ऑनलाइन टॉप ट्रेंडिंग स्पॉट्स खरीद लो। ये न्यूज़ फैला दो कि मुयाए वेडिंग से भाग गई है। फिर ये खबर बाहर कर दो कि मू फैमिली के साथ सारी डील्स खत्म। उनके लिए सारा सपोर्ट बंद कर दो। आपका असिस्टेंट हैरान रह गया। बॉस, शायद एक बार फिर सोच लीजिए। इससे आपकी साख को चोट पहुंच सकती है। आपने उसे अनसुना कर दिया। साख से फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे पैसे के साथ छेड़छाड़ मत करो। याद रखना, कल चीज़ें तैयार कर लेना। मेरी सारी संपत्ति जो मैंने मू फैमिली को सौंपी थी, मुझे उसका आखिरी हिस्सा तक वापस चाहिए। और मुयाए, वो सारे घर और कारें जो उसने मेरे कार्ड से खरीदी थीं, उन्हें भी वापस ले लो। एक फ़ोन बजा और आपकी बात कट गई। ये मुयाए की कॉल थी। आपने आलस से आंसर टैप किया। सॉरी आशिन। आप लाइन पर मुयाए को माफ़ी मांगते हुए सुनते हैं। आज के लिए मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। ये बस जियू निंग की वजह से है। उसकी हालत सच में ख़राब है। उसकी माँ की अभी हॉस्पिटल में सर्जरी चल रही है। तानघाई में उसका कोई नहीं है। मैं ही उसकी इकलौती दोस्त हूँ। मैं उसे कंपनी देने आई थी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही उसकी माँ ठीक हो जाएगी, मैं वापस आकर आपसे शादी कर लूँगी। आप हंसे और पूछा, मुयाए, मुझे समझ नहीं आ रहा। जियू निंग की माँ की सर्जरी का तुमसे क्या लेना देना है? क्या वो तुम्हारी खोई हुई माँ है या ऐसा ही कुछ? मुझे यकीन है कि चुनवैंग तुम्हारी असली माँ है, और वो भी वेडिंग में ही है। मुयाए रुक गई। सांग, तुम कितने अजीब आदमी हो। क्या तुम एक बार भी नॉर्मल बात नहीं कर सकते? जियू निंग की माँ मेरी गॉड मदर भी हैं। उनकी सर्जरी हो रही है और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। गलती मेरी ही है। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, फिर भी मुझे पूछना ही था। लगता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ। जब तुम्हारी गॉडमदर की सर्जरी हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं उन्हें थैंक्स कहने के लिए एक बड़ा फ्रूट बास्केट भेजूंगा। मुयाए ने तेवर दिखाए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैंने कहा ना, सर्जरी के बाद मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगी। मेरा मतलब यही है। क्या तुम अब नखरे करना बंद नहीं कर सकते? मुझे वो लोग पसंद नहीं जो छोटे दिल के होते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला हस्बैंड उनमें से एक हो। आप एक पल के लिए खो गए। आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप कैसे गलत या छोटे दिल के हो रहे थे। सच कहूं तो मैं जियू निंग की माँ का शुक्रगुजार हूं। अगर वो न होती तो मुयाए इतनी आसानी से नहीं भाग पाती, वरना मुझे प्लान भी इस्तेमाल करना पड़ता, और उसका मतलब होता बिलियंस का नुकसान, शायद उससे भी ज़्यादा। मैंने देखा कि एक और कॉल आ रही है। मुझे ये उठाना होगा। हम फिर कभी बात करेंगे। मैंने मुयाए का फ़ोन काट दिया। चाची, आपको कुछ चाहिए? ये मुयाए की माँ थीं। चुनवैंग, मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड। तुम कहाँ भाग गए? मैं मुस्कुराया। मैं और कहाँ जाऊँगा? जाहिर है मैं घर आ गया। चुनवैंग हैरान रह गई। तुम याए के पीछे नहीं गए? मैंने त्योरियां चढ़ाईं। मैं ऐसा क्यों करूँगा? चुनवैंग अचानक बोल पड़ी। वो तुम्हारी दुल्हन है। क्या तुम उसे ढूंढने नहीं जाओगे? मैं सच में स्पीचलेस था। चाची, वो हमारी वेडिंग से भाग गई। इसका मतलब है कि वो मेरी दुल्हन नहीं है। क्या ये साफ नहीं है? चुनवैंग रुकी।
उसने कहा, कपल्स के बीच थोड़ा झगड़ा तो चलता है, ये नॉर्मल है। बस जाकर उसे थोड़ा मना लो। याय को खुश करना आसान है। बस कुछ अच्छे शब्द कह दो, उसके लिए कोई छोटी चीज ले लो, वो मान जाएगी। ये सुनकर मैं सच में स्पीचलेस हूं। सीरियसली, मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। मतलब, क्या इन सबको लगता है कि शादी से भागना कोई बड़ी बात नहीं है? मैंने अपना सिर हिलाया और फोन काट दिया। तानघाई सिटी प्राइवेट हॉस्पिटल। मुयाय अभी भी अपनी कस्टम वेडिंग ड्रेस में इमरजेंसी रूम के सामने इंतजार कर रही थी। जियूनिंग पास ही खड़ा था, परेशान दिख रहा था। याय, इस तरह छुपकर बाहर आना। क्या भाई चान गुस्सा नहीं होंगे? मुयाय मुस्कुराई। वो नहीं होंगे। मैं उन्हें इतने सालों से जानती हूं। वो मुझ पर कभी गुस्सा भी नहीं हुए, और मैंने सब कुछ समझा दिया है। एक बार मेरी गॉडमदर ठीक हो जाएं, मैं वापस जाकर उनसे शादी कर लूंगी। वो इससे कहीं बड़े इंसान हैं। वो मुझे ब्लेम नहीं करेंगे। इस बीच मेरी तरफ मैं बस अपने दरवाजे पर पहुंचा था। स्टाफ की 2 लाइनों ने मेरा स्वागत करने के लिए झुककर सलाम किया। घर पर स्वागत है, यंग मास्टर। मैं मुस्कुराया और हाथ हिलाया। कम ऑन गाइज, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। हम सब यहाँ फैमिली की तरह हैं। हर बार जब मैं घर आता हूँ, आप सब बाहर आ जाते हैं। ये बहुत थका देने वाला होता होगा। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। स्टाफ के सभी लोग चिल्लाए, हम ठीक हैं। यंग मास्टर ही हैं जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने एक अजीब सी हंसी दी। ये ओवर द टॉप वेलकम। अगर मैं कहूं कि ये उनका आइडिया है तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन यही सच है। मैं बस उन्हें टाइम पर पे करता हूं, अच्छे परकस देता हूं, और वे हर दिन मुझे ग्रीट करने के लिए आ जाते हैं। मैं, ठीक है, आप सब जा सकते हैं। सब लोग बटलर से अपना बोनस ले लेना। जैसे ही मैं लिविंग रूम में लौटा, नौकरों ने यंग मास्टर को झुककर सलाम किया। तभी करीब 18 साल की एक जवान लड़की मेरी तरफ दौड़कर आई। मैंने उसे रोकने के लिए सहज रूप से उसका सिर पकड़ लिया। न्यांची, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मुझे सिर मत मारा करो। तुम्हें पता है इससे सच में दर्द होता है। न्यांची ने अपना माथा रगड़ा ये दिखाने के लिए कि उसे दर्द नहीं हो रहा था। मेरी आंखें थोड़ी फड़फड़ाईं, खुद को ये समझाते हुए कि एक नादान की बात का बुरा नहीं मानना है। न्यांची को तब गोद लिया गया था जब मैं 3 साल का था। मेरे पेरेंट्स ने उसे मेरे साथ रहने के लिए एक अनाथ के रूप में लिया था। वो 3 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाती थी। शुरू में सबको लगा कि वो बस थोड़ी स्लो है, लेकिन जब तक वो 7 साल की हुई, ये साफ हो गया था कि वो सिर्फ स्लो नहीं है बल्कि मेंटली डिसेबल है। मेरे पेरेंट्स तब उसे वापस करना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे रखने की जिद की। 7 साल साथ रहने के बाद एक कुत्ते को भी लगाव हो जाता है। उस लड़की की तो बात ही अलग है जो आपको रोज भाई बुलाती है। अच्छे बच्चे बनो न्यांची, मुझे काम करना है। न्यांची ने अपनी मासूम आंखें झपकाईं, मुझसे चिपक गई और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। नैनी वांग, आकर इसे ले जाओ। बोनस बांटने के बाद बटलर अंदर आए। यंग मास्टर, नैनी वांग। उनकी बहू ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने बच्चे की मदद के लिए घर जाने के लिए नौकरी छोड़ दी है। मैंने मन ही मन आह भरी। नैनी वांग ने यहाँ 10 साल काम किया था। वो इकलौती थीं जो उसे संभाल सकती थीं। उनके जाने के बाद मैं अब क्या करने वाला था? आप बस बेबसी से अपना सिर हिला सके। बटलर लियू, अभी जाकर एस्टेट के गेट कोड्स बदल दो और मुयाय का सारा सामान पैक कर लो। उन्हें तुरंत मो हाउस वापस भेज दो। बटलर ने झुककर सलाम किया। 3 साल बाद वो आखिरकार मुयाय को खुलेआम बाहर निकाल सकते थे। एक ऐसी औरत को देखना जो मंगेतर होने का टाइटल इस्तेमाल करती थी और हर दिन किसी दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करती थी। ये कहना कि ये चिड़चिड़ा करने वाला नहीं था, एक झूठ होगा। लेकिन अब आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया था। पैसा भी जल्द ही रिकवर हो जाएगा। ये सोचकर आपकी पलकें भारी होने लगीं। आप वहीं सोफे पर सो गए। आपके पीछे न्यांची की आंखों में एक शातिर चमक चमकी। इस बुक में 17 सालों से आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं किस दौर से गुजरी हूं। मैं ऑथर हूं, क्रिएटर गॉड। इस कमबख्त दुनिया के रूल्स ने मेरी फ्रीडम छीन ली थी और मुझे एक बेवकूफ़ की तरह एक्ट करने पर मजबूर किया। किस्मत से मेरे पास एक सिस्टम है। अब प्लॉट वापस ट्रैक पे आ गया है। मुयाय वेडिंग से भाग गई। एक बार जब मेरा नासमझ भाई जागेगा और अपनी गलती रियलाइज करेगा, फिर उसे अपनी सिंसियरिटी से वापस जीत लेगा। मैं अपना पहला मिशन खत्म कर लूंगी। मैं लक कलेक्ट करूंगी, रूल से आज़ाद हो जाऊंगी और फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगी। इसी बीच वेडिंग में गेस्ट्स अधीर हो रहे थे। क्या ये वेडिंग हो रही है या नहीं, किसे पता। इसे इतनी देर के लिए डिले कर दिया गया है। क्या हमारा टाइम कीमती नहीं है? अगर मिस्टर सी की बात ना होती तो मैं पहले ही जा चुका होता। फैमिली की खुसर फुसर देखकर मुचांग की पैनिक होने लगे। वैंग, उसे कॉल करो। चान ने असल में क्या कहा? चुन वैंग थोड़ा मुस्कुराई। सब ठीक है। मैंने चान को बता दिया है कि मुयाय को कैसे मनाना है।
चिंता मत करो, वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। मु चांगकी अभी भी बेचैन थे। शायद पक्का करने के लिए एक बार फिर कॉल करो। चुन वैंग झिझकी, फिर आखिरकार आपका नंबर डायल किया। सी विला में न्यांची ने बस डिक्लाइन बटन टैप कर दिया। चुन वैंग ने अपना फ़ोन नीचे रखा। उसने काट दिया। मु चांगकी ने अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन एक रिंग के बाद ही कॉल काट दी गई। क्या तुम्हें लगता है कि चांद सच में गुस्से में है? चुन वैंग ने अपना सिर हिलाया। उसमें दूसरी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसका टेम्पर बहुत अच्छा है। मैंने उसे बड़े होते देखा है। किसी भी चीज़ ने उसे कभी अपना आपा खोने पर मजबूर नहीं किया। जन्म से ही वो एक एडल्ट की तरह इमोशनली स्टेबल रहा है। मु चांगकी ने सिर हिलाया। हालांकि याय इस बार बहुत आगे निकल गई। तुम्हें उसकी जगह उसे कॉल करना चाहिए। उससे कहो कि नखरे करना बंद करे। उससे कहो कि वापस आए और उससे शादी करे। चुन वैंग राजी हो गई। उसने फिर मु याय को कॉल किया। क्या है माँ? अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर चुन वैंग ने राहत की सांस ली। चांद तुम्हें लेने गया है। आज तुम्हारा बड़ा दिन है। मुश्किल खड़ी करना बंद करो। बस उसके साथ वापस आ जाओ। क्या तुम मुझे सुन रही हो? मु याय ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या उसने अब शिकायत करना सीख लिया है? मैंने उसे बहुत साफ कह दिया था। हमारे बिजनेस में दखल देना बंद करो, ओके? और चांद को भी बता देना। मैं इस बार सच में गुस्से में हूं। मु याय ने बात खत्म की और फोन काट दिया। जियू निंग ने सावधानी से पूछा, क्या वो तुम्हारी माँ थी? मु याय ने सिर हिलाया। उसने कहा कि चांद मुझे लेने आ रहा है। जियू निंग दुखी दिखा। फिर तुम्हें उसके साथ वापस चले जाना चाहिए, सिस्टर। मैं इसे अकेले संभाल सकता हूं। मु याय ने अपना सिर हिलाया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ गॉडमदर का इंतजार करूंगी। वो मेरे लिए भी एक माँ जैसी हैं। अगर मैं अभी चली गई तो मैं इस सिटी में किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगी? चिंता मत करो। जब चांद आएगा तो मैं उसे हमारे साथ इंतजार करने के लिए कहूंगी। जियू निंग हैरान था। सच में? भाई सांग हमारे साथ इंतजार करेंगे? फिर जियू निंग ने फिर से नीचे देखा। वो एक चमकते सितारे की तरह हैं, एक डैज़लिंग शख्सियत। वो मेरी या मेरी माँ की परवाह क्यों करेंगे? मु याय ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। चिंता मत करो। वो वैसे नहीं हैं। वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते। यहाँ तक कि सड़क पर किसी भिखारी के साथ भी वो भाइयों की तरह रह सकते हैं। इसके अलावा मेरी गॉडमदर उनकी भी गॉडमदर हैं। हमारे साथ रुककर इंतजार करना ही सही है। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। असल में चांद ही इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। 3 साल पहले गॉडमदर की कंडीशन को जानकर उन्होंने मुझे यहाँ एक वीआईपी रूम दिया था। वो हमेशा से बहुत काइंड और जनरस रहे हैं। एक बार वो रिकवर हो जाएं तो मैं उनसे कहूंगी कि वो हम सबको पूरी दुनिया के हनीमून ट्रिप पर ले चलें। जियू निंग ने हैरानी का नाटक किया। क्या क्या मेरी माँ और मैं भी जा सकते हैं? मु याय ने सिर हिलाया। बिल्कुल। तुमने कभी ट्रैवल नहीं किया है। ये परफेक्ट चांस है। हम फैमिली हैं। फैमिली को साथ होना चाहिए, है ना? मु याय के एक्सप्रेशन थोड़े नरम हुए। सांग ने कम उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था। अपनी डिसेबल सिस्टर का ख्याल रखते हुए उन्होंने एक मुश्किल लाइफ जी है। जब मैं उनकी फैमिली में शादी करके जाऊंगी तो मैं तुम्हें और गॉडमदर को साथ ले आऊंगी। उस तरह उनके पास एक भाई और माँ का प्यार होगा। सी विला में वापस आपने एक बहुत अजीब सपना देखा। ऐसा लगा जैसे आप गुनगुने पानी में हों, बिना किसी अंत के बह रहे हों। और आपके पास कोई और भी लग रहा था। आप देख नहीं पा रहे थे कि वो कौन था, न ही आप उनका चेहरा देख पा रहे थे, बस एक धुंध में बह रहे थे। अचानक एक बज़ ने आपको वापस खींच लिया। आप पूरी तरह रिफ्रेश फील करते हुए जागे। नीचे देखा तो न्यांची आपकी चेस्ट पर गहरी नींद में सो रही थी। उसकी लार ने आपकी शर्ट भिगो दी थी। आप बेबसी से मुस्कुराए और फ़ोन उठाया। जल्दी बोलो, मुझे न्यांची को बेड पर ले जाना है। लाइन पर 3 सेकंड तक खामोशी रही। सर, जैसा आपने ऑर्डर दिया था सब कुछ हो गया है। कल ये पूरे शहर और पूरे देश को हिला देगा। आपने सिर हिलाया। गुड जॉब। मुझे तुम पर भरोसा है। इस महीने तुम्हारा बोनस डबल है। अभी फाइनेंस से जाकर ले लो। असिस्टेंट दंग रह गया। लेकिन अभी पेडे नहीं है। आप हंसे। तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी किसी भी दिन होने वाली है ना? मैं तब अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अरेंजमेंट कर दूंगा और तुम्हें एक प्रीमियम प्राइवेट रूम दिलाऊंगा। फोन से एक गहरी सांस की आवाज आई। थैंक यू सीईओ। अब से मेरी लाइफ आपकी है। आपने मुस्कुराहट के साथ फोन काट दिया, फिर न्यांची को वापस रूम में ले गए। चीजों के पकने के लिए एक रात काफी है। अगली सुबह जल्दी आप बेड पर जागे और आंखें खोलते ही चौंक गए। न्यांची, तुम ये क्या कर रही हो? अभी नीचे उतरो। छज्जे पर न्यांची ने अपनी बॉडी को पीछे खींचा, बड़ी बड़ी मासूम आंखों के साथ पीछे मुड़ी। उसके खोए हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने राहत की सांस ली। तुम पागल लड़की, तुम कब सीखोगी? क्या मुझे सच में तुम्हें अपनी बाकी लाइफ के लिए घर पर ही रखना होगा? न्यांची खिड़की से सीधे बेड की तरफ कूदी।
आप उसे पकड़ने के लिए मजबूर थे और एक जोरदार थपकी की आवाज़ आई। वो सीधे आपकी चेस्ट से टकराई, जिससे आप दर्द में कराह उठे। आप सच में बेबस महसूस कर रहे थे। सिर्फ एक दिन के बाद आपने पहले ही नैनी वांग को मिस करना शुरू कर दिया था। फ्रेश होने के बाद आप जल्दी से घर से निकल गए। ग्रुप हेडक्वार्टर्स, सीईओ का ऑफिस। आपने ट्रेंडिंग न्यूज़ ओपन की। टॉप सर्च, तानघाई के सबसे अमीर आदमी की वेडिंग थी। दुल्हन पहले से लेकर 10वें स्पॉट तक भाग गई थी। ये सब उसके छोड़े जाने और धोखा मिलने के बारे में था। आप अपनी मुस्कुराहट मुश्किल से छिपा पा रहे थे। तभी आपकी एक्स मंगेतर के पिता मु चांकी ने कॉल किया। आपने न्यूज़ से एग्जिट किया और आंसर दिया, शेन, ये ट्रेंडिंग न्यूज़ का क्या चक्कर है? क्या तुमने इन्फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं की थी? आप मुस्कुराए। मैं इसे ब्लॉक क्यों करूंगा? मु चांगकी दंग रह गया। ये सी फैमिली की रेपुटेशन की बात है। इसे हटाना अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। मैं इसे क्यों हटाऊं? मु चांगकी फिर से जम गया। क्या तुम्हें अपनी फैमिली के नाम की परवाह नहीं है? आपको अचानक कुछ रियलाइज़ हुआ। ओह, तो आप मेरी फैमिली के नाम को लेकर परेशान हैं। उसकी चिंता मत करिए। रेपुटेशन आती जाती रहती है। मुझे कभी परवाह नहीं रही कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन आपकी मु फैमिली बेहतर होगा ये सोचे कि मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है। मु चांकी ने हैरानी में पूछा, मेरी फैमिली पर तुम्हारा क्या एक्सप्लेनेशन उधार है? तुम खुद याय को वापस लाने में फेल रहे। क्या तुम सच में इसके लिए हमें ब्लेम कर रहे हो? आप उसके शब्दों से हैरान रह गए। आप सच में नहीं समझ पा रहे थे कि मु फैमिली का दिमाग कैसे काम करता है। वे सब इतने अजीब क्यों थे? मु चांकी, क्या आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? वो आपकी बेटी मुयाय थी जो किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। आप इसके लिए मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? मु चांकी ने तुरंत पलटवार किया। याय का रिश्ता तुमसे बचपन से ही तय था। वो बहुत पहले से ही एक सी है। उस दिन से जब से वो तुम्हारे घर में रहने आई थी। उसके मामले अब हमारी चिंता का विषय नहीं थे। तुम उस पर नजर नहीं रख सके। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम मु फैमिली को ब्लेम कैसे कर सकते हो? आप तुरंत दंग रह गए। तो मु फैमिली ऐसा सोचती है। उस मामले में आपने उन्हें गलत समझा था। वे असल में काफी चतुर थे। उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वो सी फैमिली की अमानत है। उन्हें सिर्फ फायदों की परवाह थी, इस बात की नहीं कि वो जिए या मरे। अब नॉर्मल तो असल में आप थे, जो इस एलीट फैमिली को नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट कर रहे थे। उनके लिए मुयाय बस एक कमोडिटी थी जिसे पैदा होने से पहले ही सी फैमिली को बेच दिया गया था। एक बार जब आप समझ गए तो आपको राहत महसूस हुई, ठीक है? अगर आप उसे मुंह नहीं मानते तो और भी अच्छा है। उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो मैंने उसे दी हैं। इतने सालों में जो भी दिया, मैं बाद में खुद उन्हें कलेक्ट करने आऊंगा। मु चांकी ने और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कॉल पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। सांग को क्या हुआ है? वो एक अलग ही इंसान लग रहा है। पास ही खड़ी चुनवैंग परेशान दिख रही थी। अब हर जगह अफवाहें फैली हुई हैं। मुझे डर है कि वो कुछ लापरवाह कर बैठेगा। क्या हमें याय को वापस बुलाना चाहिए? जैसे ही मु चांकी बोलने वाले थे, उनका फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, मिस्टर मु, ये बहुत बुरा हुआ। सी ग्रुप ने आज सुबह हमारे नए प्रोजेक्ट से अपना 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। हमारा स्टॉक लोअर सर्किट को छू गया है। 1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू भाप बनकर उड़ गई है। मिस्टर मु, प्लीज कुछ करिए। मु चांकी का हाथ कांपा और फोन फर्श पर गिर गया। वैंग, अभी याय को कॉल करो। उससे कहो कि तुरंत यहां वापस आए। मैं कुछ महंगे गिफ्ट्स तैयार करूंगा और पर्सनली सांग से माफी मांगूंगा। पब्लिक में ये भी अनाउंस कर दो कि हम वेडिंग को रिशेड्यूल कर रहे हैं। भले ही मुझे चेन का इस्तेमाल करना पड़े, वे इस बार शादी कर रहे हैं। चुन वैंग ने भी दिवालिया होने की खबर सुनी। दहशत में उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में मुयाय का नंबर डायल किया। एक वीआईपी वार्ड में मुयाय ने फोन उठाया। वो काफी चिढ़ी हुई लग रही थी। माँ, आप फिर से कॉल क्यों कर रही हैं? क्या सांग आपसे मिलने गया था? उसे बता दो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। चुन वैंग चीखी, चाहे तुम कहीं भी हो, 30 मिनट के अंदर घर वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगी। मुयाय ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या ये सांग है? क्या उसने आपको धमकी दी? चुन वैंग झिझकी। हाँ, सांग ने इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और हमारे साथ सारा कोऑपरेशन बंद कर दिया है। हम दिवालिया हो रहे हैं। तुम्हारे डैड ने कहा है कि वापस आ जाओ। हम उनके लिए वेडिंग दोबारा रखेंगे, तभी हम बच सकते हैं। मुयाय दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे शादी के लिए मजबूर करने के लिए इतना छोटा काम करेगा। उसने इतने घटिया तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन फिर ये इसलिए है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो मुड़ी और बेड पर बेहोश पड़ी औरत को देखा। उसने आह भरी, माँ, चिंता मत करो, मैं सांग को कॉल करूंगी और सब समझा दूंगी। वो ये बचकानी शरारतें बंद कर देगा। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में जैसे ही आप कार में बैठे, आपका फोन बजा। ये देखकर कि मुयाय कॉल कर रही है,
आपने अपना सिर हिलाया और हंसे। वो पक्का आपके मूव से डर गई होगी और माफी मांगने के लिए कॉल कर रही होगी। लेकिन सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था और अब बहुत देर हो चुकी है। अगर वो प्लान ना होता तो सब कुछ वापस पाने का प्लान ना होता तो आपने इतना इंतजार नहीं किया होता। भले ही आप बहुत अमीर हैं, लेकिन 10 साल की उम्र में कमान संभालने के बाद से ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। आपने जो एक एक सेंट कमाया है वो कड़ी मेहनत से आया है। आपकी तरफ से किसी को फ्री राइड नहीं मिलती। आपने कॉल उठाया और कहा, मुझे लगता है तुम्हें न्यूज़ मिल गई है। मैं अभी मूव हाउस जा रहा हूं। जब हम तुम्हारी चीजें वापस लेने के लिए मिलेंगे तब बात करते हैं। बेहतर होगा कि जिसका मामला है वो वहां मौजूद रहे। तब अकाउंट्स क्लियर रहेंगे और बहस की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मुयाए ने मन ही मन सोचा, माँ सच में चाहती हैं कि मैं वापस आ जाऊं और सांग अभी वहां जा रहा है। टाइमिंग परफेक्ट है। ये सब उसके छोटे से प्लान का हिस्सा है। हालांकि उसने जियू से वादा किया था कि वो गॉडमदर के जागने तक रुकेगी, ये जानते हुए कि वो उसके लिए वेडिंग प्लान कर रहा है। वो कितनी खुश होगी। अगर मैं थोड़ा और इंतजार करूं तो वो मुझे ब्लेम नहीं करेगा, है ना? ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। मूव हाउस में मेरा इंतजार करना। इस बार मेरी गलती है, अब और गुस्सा मत हो। जब मैं घर आऊंगी तो इसकी भरपाई कर दूंगी। ये सुनकर आप दंग रह गए। आप वहां हिसाब किताब करने जा रहे हैं। अगर मुयाए नहीं आती है तो कुछ चीजें वापस पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आज बड़ा हिस्सा वापस ले लो, बाकी लीगल टीम संभाल लेगी। वे एक एक पैसा वापस ले लेंगे। ठीक है, तुम अपना काम करो, मौका मिलने पर बात करेंगे। इसके साथ ही आपने फोन काट दिया। चान हुई, क्या सब तैयार है? असिस्टेंट ने अपना ब्रीफकेस थपथपाया। चिंता मत करो बॉस, मेरे पास सारी फाइल्स हैं। आज आपको अपना सामान वापस मिल जाएगा। मुझे तुम्हारे काम पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने हॉस्पिटल में सब क्लियर कर दिया है। अपनी वाइफ को अब वहां शिफ्ट कर दो। वहां बेस्ट नर्सेज हैं, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। फिर तुम काम पर फोकस कर सकोगे। चान हुई ने इमोशनल होकर सिर हिलाया। थैंक यू बॉस, मैं तुरंत अरेंजमेंट करता हूं। 30 मिनट बाद कार मो एस्टेट पर रुकी। आपके साथ लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स की एक लाइन बाहर निकली। सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। बॉडीगार्ड्स बहुत सी मुसीबतों को बचा लेते हैं। नौकर आपको जानते थे। उन्होंने दूर से ही गेट खोल दिया। जाओ मालिक को बताओ, दामाद वापस आ गया है। आप एस्टेट में दाखिल हुए और सीधे लिविंग रूम की तरफ बढ़े। मु चांकी, चुनवैंग और मु कियान पहले से ही इंतजार कर रहे थे। सांग, मैं बस तुम्हें ढूंढने ही वाला था। मैंने तुम्हारी माँ से कहकर याय को घर बुलवाया है। वो जल्द ही यहाँ होगी। आप चौंक गए। मेरी माँ यहाँ है, उन्हें मेरे सामने लाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 5 साल पहले क्यों चली गई थी। और वो बुढ़ा भी वापस आ गया होगा, है ना? उसे बाहर लाओ, मुझे उससे हिसाब चुकता करना है। मु चांकी अजीब तरह से मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि वैंग। सास भी तो माँ ही होती है ना? आपने त्योरियां चढ़ाईं। चुन वैंग मेरी सास कब से हो गई? मेरे मुंह पर झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूं। चुन वैंग ने आपका हाथ पकड़ा। मुझे पता है तुम कल की बात को लेकर अभी भी गुस्से में हो, लेकिन ये तो आखिर होना ही है। मुझे अभी माँ कहो या बाद में, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिहर उठे। आपके रोंगटे खड़े हो गए। आपने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपने मेरे इन्वेस्टमेंट वापस लेने और हमारी पार्टनरशिप खत्म होने के बारे में सुन ही लिया होगा। मु कियान तभी बीच में कूद पड़ा। दीदी ने कहा है कि ये शरारतें बंद करो, वरना वो सच में तुम्हें इग्नोर कर देंगी। आपने चान हुई की तरफ देखा। ये कहता है कि ये एक शरारत है। क्या ये सिर्फ एक जबानी धमकी थी? चान हुई ने अपना सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है कि फंड्स हमारे अकाउंट में वापस आ चुके हैं। नोटिस जारी हो चुका है। मु फैमिली के साथ सारा को ऑपरेशन रुक गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो खुद चेक कर लीजिए। आपने तुरंत अपना फोन चेक किया। फिर आपने राहत की सांस ली। बच्चे, इससे दूर रहो। सिर्फ बड़ों की बात हो रही है। वैसे तुम्हारी दीदी ने मेरा कार्ड इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीदा है। जाओ अपना अलाउंस चेक करो। देखो, क्या ये मुझे वापस चुकाने के लिए काफ़ी है? रोना मत, जब तुम कंगाल हो जाओगे। मुकियान ने तुम्हें एक नज़र देखा। कोई गिफ्ट वापस कैसे ले सकता है? तुमने मुकियान का सिर थपथपाया। तुमने मुझे पहले 2 कैंडियां दी थीं। मैंने उन्हें खा लिया। लेकिन क्या तुमने बाद में उन्हें वापस नहीं मांगा था? तो मैं अपना सामान वापस क्यों नहीं ले सकता? इसके अलावा तुम्हारी बहन ने मेरी परमिशन के बिना मेरा पैसा इस्तेमाल किया। ये तो सही है कि मैं इसे वापस ले लूं, है ना? मुकियान जम गया। मेरा सामान? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे ले लो। वो भाग गया। मु चांकी हंसे। सांग,
उसे चिढ़ाना बंद करो। अगर वो याय के सामने रोया तो तुम्हें बहुत माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारे होंठ फड़फड़ाए। मिस्टर मू, क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मु चांगकी मुस्कुराते रहे। बच्चे कुछ भी कह देते हैं। हम यहाँ बच्चे नहीं हैं। किसी बच्चे की बातों पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बस हम ही बुरे दिखेंगे। आपने बेबसी से अपना हाथ हिलाया। चानहुई ने फाइलों का एक ढेर बाहर निकाला। मिस्टर मू, ये मिस मू के खर्चों की लिस्ट है। एक एक सेंट रिकॉर्ड किया गया है। प्लीज़ इस पर एक नज़र डालिए और बिल सेटल करिए। मु चांगकी ने लिस्ट ली। उन्होंने आखिर तक पन्ने पलटे। उनका हाथ कांपा और लिस्ट गिर गई। 300 मिलियन? ये इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? याय 5 साल से भी कम समय पहले बाहर गई थी। हम उसे महीने के 100,000 देते हैं। वो उतना भी खर्च नहीं कर पाती। वो 300 मिलियन कैसे खर्च कर सकती है? आप हंसे। उसने सिर्फ मेरा पैसा खर्च किया। जाहिर है आपका पैसा अछूता रहा। शुरू में ये ज़्यादा नहीं था। बड़ा खर्चा बाद में आया। मिस्टर मू, शायद आपको पता नहीं है। आपकी बेटी ने मेरा कार्ड लिया और अपने बॉय टॉय के साथ ट्रैवल किया। उसने उसके लिए लग्जरी घड़ियां और कारें खरीदी। उसने अपने सगे भाई मुकियान से 100 गुना ज़्यादा उस पर खर्च किया। घूरना बंद करिए। अब पैसे चुकाइए, जब तक कि आप केस नहीं लड़ना चाहते। मु चांगकी ने अपना सिर हिलाया। इम्पॉसिबल। तुमने याय को वो पैसे खर्च करने दिए। तुम अब इसे वापस नहीं ले सकते। आपने अपना सिर खुजलाया। मैंने कब कहा था कि ये गिफ्ट है? जब मैंने उसे कार्ड दिया था तो कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि इस कार्ड पर किया गया सारा खर्चा उसके लिए एक टेम्पररी लोन था। अगर वो मुझसे शादी करती तो ये कर्ज मैरिटल डेप्ट के तौर पर ख़त्म हो जाता। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, तो अब ये अभी भी उसका पर्सनल डेप्ट है। मु चांगकी ने अचानक राहत की सांस ली। याय ने ये पैसे खर्च किए। मु फैमिली क्यों पे करे? ज़्यादा से ज़्यादा हम वो चुकाएंगे जो हम पर खर्च हुआ। आप दंग रह गए। आपको रियलाइज़ हुआ कि मु चांगकी सच में एक मूर्ख था। कोई हैरानी नहीं कि आपकी मदद के बावजूद मु फैमिली बमुश्किल गुजारा कर पा रही थी। ठीक है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो लीगल टीम मुयाय पर केस करेगी और उसके एसेट्स फ्रीज कर देगी। लेकिन चूंकि वो मु वारिस है, मु एसेट्स बेचकर इसकी भरपाई हो जाएगी। मु चांगकी ने अपने दांत पीसे। एसेट्स बेचना सबसे बुरा ऑप्शन था। मैं 300 मिलियन पे करूंगा। आपने एक कार्ड निकाला। ये सब यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। पैसा मिलते ही मैं रिकॉर्ड क्लियर कर दूंगी। पैसे की जगह आपके पास 30 मिनट हैं। मुझे आपके फैमिली बिजनेस में ज़्यादा दिलचस्पी होगी। मु चांगकी ने कांपते हुए कार्ड लिया। उसने ट्रांसफ़र करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया। कुछ मिनट बाद आपको नोटिफिकेशन मिल गया। आप फिर से मुस्कुराए। मु सच में अमीर हैं। अब हिसाब बराबर करना जारी रखते हैं। जब हमारी सगाई हुई थी तब आपकी मु फैमिली ने मुझसे $3 बिलियन का बेट्रोथल गिफ्ट लिया था। क्या आपको इसे अब वापस नहीं चुकाना चाहिए? चांगकी, मुझे याद है तुमने वो पैसे लिए थे। क्या वो तुम्हें नहीं मिले थे? 5 साल हो गए हैं। तुमने उसे खर्च किया या नहीं? चाची का चेहरा बदल गया। हमने तब एग्री किया था कि ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तुम अब इसे कैसे मांग सकते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म भी है? आपने चानहुई को सिग्नल दिया। चानहुई ने तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। मैडम, प्लीज़ ध्यान से देखिए। एग्रीमेंट पर साफ साफ ब्लैक एंड वाइट में लिखा है। ये $3 बिलियन वो बेट्रोथल गिफ्ट था जो हमारे सीईओ ने दुल्हन को दिया था। मिसेज मु कस्टोडियन थी। ये पैसा शादी के बाद ही मिस मु की पर्सनल प्रॉपर्टी बनता है। जब तुम चूंकि मिस मु ने एक तरफा सगाई तोड़ी है, इसलिए यह पैसा अभी भी हमारे सीईओ का है। हमारे पास इसे वापस लेने का पूरा अधिकार है। अगर आप इसे नहीं लौटाते हैं तो ये रकम धोखाधड़ी मानी जाएगी। हम कस्टोडियन से एसेट्स वसूल कर सकते हैं। मु ग्रुप मु फैमिली के हेड की जॉइंट प्रॉपर्टी है। हम आपकी शेयर की हुई प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर सकते हैं। चुन वैंग डर से कांप उठी। लेकिन मेरे पास अभी $3 बिलियन नहीं है। मैंने वो सारा पैसा पहले ही मु ग्रुप के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। आप धीरे से हंसे। परफेक्ट। जब हम ये पैसा वापस लेंगे तो हम उस प्रॉफिट को भी लेंगे जो इस पैसे ने पिछले 5 सालों में बनाया है। चाची, आप सच में कितनी अच्छी इंसान हैं। आप 5 साल पहले से ही मेरे लिए पैसे बना रही थीं। एक बार जब मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे तो मैं आपको डिनर पर ज़रूर ले जाऊंगा। चुन वैंग दंग रह गई। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। अगर तुम याय से शादी कर लो तो क्या इसका मतलब यह है कि पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा? आपने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। थ्योरी के हिसाब से शादी के बाद यह पैसा मु की पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाता है। वो इसे जिसे चाहे दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती से उसने खुद डील तोड़ी है। तो आई एम सॉरी। चुन वैंग ने इसे आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ा। क्या तुम दोनों अभी भी शादी नहीं कर सकते? इस बार मु फैमिली आपकी और याय की वेडिंग होस्ट करेगी। हम इसे आज ही करेंगे, अभी इसी वक्त। आपने अपना सिर हिलाया।
मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे दूसरी वेडिंग चाहिए। चुन वैंग रुकी। याय ने कहा था। उसने कहा था कि वापस आने पर वो वेडिंग दोबारा करेगी। क्या तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? आपने शांति से सिर हिलाया। सच कहूं तो 3 साल पहले ही मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। अगर पहले से तय सगाई ना होती तो मैं इतना इंतजार नहीं करता। क्या तुम बचपन के दोस्त नहीं थे? क्या तुम साथ बड़े नहीं हुए? 20 साल की फीलिंग्स। तुम बस ऐसे ही कैसे कह सकते हो कि तुम उससे शादी नहीं करोगे? आप थोड़ा मुस्कुराए। आप अपनी लाडली बेटी से क्यों नहीं पूछती? ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। बात यह है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। 3 साल पहले से ही हमारा रिलेशनशिप टूट चुका है। वो जियोनिंग को पसंद करती है। हम साथ बड़े हुए हैं। मैंने उसे परेशान नहीं किया। मैंने उसे जाने देने का फैसला किया। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा रहा हूं। मैं बस अब अपना पैसा वापस चाहता हूं। तो चाची, पे करिए। मैं नहीं चाहता कि चीज़ें बदसूरत हों। आखिर आप मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड हैं। चुन वैंग दंग रह गई, जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो बेहोश हो गई, अपनी सांसें नहीं संभाल सकी। आपने त्योरियां चढ़ाईं। चान हुई ने तुरंत लीगल डिपार्टमेंट को कॉल किया। चुन वैंग के एसेट्स क्लियर करना शुरू करो। याद रखना, सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी वापस लेना है। वो कम से कम कुछ 100 मिलियन तो होगा ही। पूरी कंपनी के साल के अंत के बोनस के लिए काफ़ी है। चान हुई ने सिर हिलाया। लीगल ने पहले ही सब तैयार कर लिया है। बस आपके आदेश का इंतजार है। मु चांकी को जल्द ही नोटिस मिल गया। मु फैमिली अब दिवालिया होने के काउंटडाउन में एंटर कर रही है। आपने एक लंबी सांस छोड़ी, अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को हाथ से इशारा किया। आप सबके पास आइटम लिस्ट होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में मैंने मु फैमिली को जो भी गिफ्ट्स दिए हैं, प्लीज़ एक एक करके सब वापस लाने में मेरी मदद करें। अगर आप उसे उठा सकते हैं तो ले जाइए। अगर नहीं तो और लोगों को बुलाइए। अगर उससे भी काम न चले तो क्रेन का इस्तेमाल कीजिए। जो भी करना पड़े। मुझे मेरा सारा सामान चाहिए। बॉडीगार्ड्स एक साथ चिल्लाए। निश्चिंत रहिए बॉस, हम काम पूरा कर देंगे। अचानक हट्टे कट्टे लोगों का एक ग्रुप मु एस्टेट में घुस गया। सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। हर तरह के महंगे फर्नीचर, एंटिक्स, फूलदान, पेंटिंग्स, सब कुछ ट्रक में लोड होने लगा। हर कोई बहुत मेहनत कर रहा था। आप हैरानी से देख रहे थे। आपको उम्मीद नहीं थी। आपने असल में मु फैमिली को इतना सारा सामान दिया था, लेकिन याय के बदलने से पहले। तब आपने वास्तव में उन्हें अपनी होने वाली वाइफ की तरह माना था। 2 जिंदगियां जीने के बाद आपको हमेशा लगता था कि जो भावनाएं आपने खुद पाली हैं वे गहरी और ज़्यादा भरोसेमंद होती हैं। और याय शुरू से ही क्यूट थी, बड़ी होकर एक असली ब्यूटी बनी। आपने अपनी छोटी दुल्हन को लाड़ प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 3 साल पहले तक, जब याय को जियोनिंग से प्यार हो गया, तब आपको चीज़ों का एहसास हुआ और आपने खुलकर शावर जेल खरीदा। आपने अपनी भावनाओं को एक भाई या पिता के बंधन की तरह ज़्यादा देखा। ये फैमिली लव में बदल गया। आपको चोट पहुंची और आप परेशान हुए, लेकिन 2 जिंदगियां जीने के बाद आप इससे जल्दी उबर गए। फूल तो चुन लिया गया था, लेकिन गमले को वापस लेना ज़रूरी है। साथ ही रिच सॉयल और आपका सारा सामान। मु चांकी ने खाली हवेली को देखा। वो लगभग अपना आपा खो रहे थे। आशिन, हमारी फैमिलीज बरसों पुरानी दोस्त हैं। इतने बेरहम क्यों हो रहे हो? आपने चान हुई को इशारा किया। चान हुई समझ गया और उसने तुरंत जमीन के कागजात निकाले। मु सीईओ, क्या आपको ये डीड याद है? ये तब की है जब हमारे सीईओ और मिसमू की सगाई हुई थी, जब वे बच्चे थे। जब शादी तय हुई थी तो सीईओ के पिता ने मु फैमिली को जमीन का ये प्लॉट दिया था। अब जब सगाई टूट गई है तो हम इस जमीन का अधिकार वापस लेंगे। 3 दिनों में जमीन की नीलामी की जाएगी। मु सीईओ, कृपया अपना सामान जल्दी समेट लें। 3 दिनों के भीतर इस एस्टेट से बाहर निकल जाएं। मु चांगकी ने ये सुना। उनके पैर कमजोर हो गए और वे जमीन पर गिर पड़े। तुम मेरी मु फैमिली को मिटाने की कोशिश में बहुत बेरहम हो। आप मुस्कुराए। मु फैमिली हेड, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं बस अपना सामान वापस ले रहा हूं। ये आपको मिटाना कैसे हुआ? मु चांकी इमोशनल हो गए। उनकी आंखें घूम गईं और वे बेहोश हो गए। चान हुई चेक करने गया। बॉस, वे बस परेशान होकर बेहोश हुए हैं। सांस और पल्स ठीक है। वे थोड़ी देर में जाग जाएंगे। आपने अपना हाथ हिलाया। उन्हें इग्नोर करो। सामान ले जाना जारी रखो। 1 घंटे बाद आपने देखा कि ज्यादातर सामान पैक हो चुका है। अपना हाथ हिलाया। आज सबने कड़ी मेहनत की है। अकाउंटिंग में जाकर ट्रिपल पे ले लेना। बॉडीगार्ड्स के एक ग्रुप ने एक साथ आपको थैंक्स कहा। बॉस, फिर आप सबके साथ मु एस्टेट से निकल गए। जैसे ही कार में बैठे, चान हुई के फ़ोन पर एक मैसेज आया। बॉस, मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। तुम बस वहां खड़े क्यों हो? जल्दी करो और हॉस्पिटल जाओ। मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं।
चान हुई ने आभार जताते हुए कहा, थैंक यू बॉस, आपकी मदद बहुत मायने रखती है। मैं सच में डरा हुआ हूँ। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरे लिए कुछ नहीं है। ये सच में कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में चिंता मत करो। जब बच्चा 1 महीने का हो जाए तो बस मुझे ड्रिंक पर ले जाना। कार तेज थी। वे जल्द ही सी कंपनी के मालिकाना हक वाले प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही चान हुई अंदर की ओर भागा। आपने देखा और अपना सिर हिलाया। आखिरकार आप भी बाहर निकले। आप गेट के पास वाले सुपरमार्केट पर रुके और कुछ बेबी सप्लाईज खरीदी। फिर आप भी हॉस्पिटल के अंदर चले गए। भले ही आप सिर्फ 20 साल के हैं, आपको बचपन से ही एक नादान बच्ची का ख्याल रखना पड़ता था और अपनी वाइफ की देखभाल करनी पड़ती थी। आप डैड और मॉम दोनों हैं, इसलिए आपने पहले ही एक सुपर नैनी होने में महारत हासिल कर ली है। डिलीवरी रूम के गेट पर चान हुई घबराहट में पसीने पसीने हो रहा था। जब उसने आपको सामान का ढेर ले जाते देखा तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। कहते हैं कि मर्द आसानी से नहीं रोते, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने सही बॉस के लिए काम नहीं किया है। जब से आपने उसे अपने असिस्टेंट के रूप में रखा है, उसे एक भी परेशानी नहीं हुई है। ऐसा बॉस होना किसी भी एम्प्लॉय के लिए सच में एक वरदान है। बॉस, आप मेरे बच्चे के डैड क्यों नहीं बन जाते? आप 1 सेकंड के लिए ठिठक गए, फिर झिझकते हुए बोले, क्या तुम पागल हो? तुम चाहते हो कि मैं इतनी बेशर्मी से तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी ले लूं? मैंने तुम्हें पहले कभी पहचान क्यों नहीं पाया? पता चला कि तुम ऐसे इंसान हो। चान हुई ने जल्दी से सफाई दी। मैं बस बहुत नर्वस था, सही से बोल नहीं पाया। मेरा मतलब था कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपको गॉडफादर कहे। ये सुनकर आपने चैन की सांस ली। गॉडफादर चलेगा, जरूर, मैं उसका गॉडफादर बन सकता हूं। सांग। अचानक आपने पीछे से एक हैरान कर देने वाली आवाज सुनी। आप मुड़े और देखा कि मुयाए अभी भी अपनी वेडिंग ड्रेस पहने खड़ी है। उसके बगल में उसका छोटा भाई जियो निंग खड़ा था। क्या तुम मुझे और अपनी गॉडमदर को देखने यहां आए हो? मुयाए ने पास आते हुए कहा। आपने अपने हाथ उठाए, बेबी सप्लाईज के बड़े बैग्स को कंफ्यूज चेहरे के साथ देखा। तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि मैं तुम्हारी गॉडमदर को देखने आया हूँ? मैं यहाँ साफ तौर पर अपने गॉड चाइल्ड के लिए आया हूँ, या शायद वो गॉड डॉटर हो। मुझे खुद से जोड़ना बंद करो। मुयाए ने आपके हाथों में सामान नोटिस किया। तो चान हुई की वाइफ का बेबी यहाँ हो रहा है। अगर मैं अभी जाकर कोई गिफ्ट खरीद लूँ तो मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ओह, खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है मिस मो। आपको बस वापस जाना चाहिए और अपनी गॉडमदर का ख्याल रखना चाहिए। मुयाए भी थोड़ा हंसी। अगर आपके बच्चे के गॉडफादर सी सांग हैं तो ये ठीक है। फिर मैं गॉडमदर हूँ। अपने गॉडचाइल्ड को गिफ्ट देना तो बनता है। चान हुई हंसा। मिस मो, क्या आपने न्यूज़ नहीं देखी? आपकी शादी से भागने की खबर पूरे देश में फैल गई है। सिर्फ बॉस की वाइफ ही गॉडमदर बन सकती है, आप नहीं। चान हुई की चिढ़ाने वाली मुस्कान देखकर मुयाए ने जल्दी से अपना फ़ोन खोला। वो तुरंत ऑनलाइन अनगिनत कमेंट्स से घिर गई क्योंकि ये रिवील हो गया था कि वो अक्सर क्लबों, होटलों और बार में दूसरे लड़कों के साथ घूमती थी। साथ ही वेडिंग से भागने का वीडियो ऑनलाइन हर कोई उसकी आलोचना कर रहा था। लोग अनगिनत मजाक उड़ाने वाले और नफरत भरे शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर रहे थे। मुयाए ने बस थोड़ा ही देखा और उसका फ़ोन उसके हाथों से फिसलकर फर्श पर गिर गया। सांग, ऐसे नहीं है। मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। तुम यह जानते हो। मैंने तुम्हें हर बार समझाया है। आपने सिर हिलाया। मुयाए को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो आगे बढ़ी और उसने आपका हाथ पकड़ लिया। जब तक तुम मुझ पर भरोसा करते हो, इतना काफ़ी है। चलो अभी वापस चलते हैं और वेडिंग पूरी करते हैं। मैं खुद सब कुछ साफ कर दूंगी। मैं किसी को ये नहीं कहने दूंगी कि तुम्हें धोखा मिला है। आपने मुयाए का हाथ झटक दिया और हंसे। असल में हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम किसके साथ घूमती हो, ये तुम्हारी आज़ादी है। वैसे भी इसे धोखा नहीं माना जाता। जहां तक ऑनलाइन कमेंट्स की बात है, उन्हें बस एक मजाक की तरह लो। वे कुछ दिनों में भुला दिए जाएंगे। मैंने हमारी सगाई पहले ही कैंसिल कर दी है। चलिए पुरानी बातों को अब ना उठाएं। बहादुरी से प्यार के पीछे जाओ। मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से आप दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ। ओह, वैसे आपको याद दिलाना भूल गया। आपको अपनी गॉडमदर का हॉस्पिटल बिल चुकाना होगा, जो 3 साल में करीब 10 मिलियन है। कुछ सर्जरियां और जोड़ लो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिलियन से ऊपर नहीं जाएगा। मेरा हॉस्पिटल ईमानदार है। हम कभी ओवरचार्ज नहीं करते। मुयाए की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने क्या कहा? तुम मेरे साथ सगाई तोड़ना चाहते हो? आपने त्योरियां चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं तोड़ रहा हूं? भागने वाली तुम हो। तुमने खुद सगाई तोड़ी है। सारा ब्लेम मुझ पर मत डालो, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको अभी जो करने की ज़रूरत है वो है अपनी गॉडमदर का बिल चुकाना। अगर आप कल तक पेमेंट नहीं कर पाती हैं
तो मेरी लीगल टीम को जियो निंग पर केस करना होगा। मुयाए पूरी तरह शॉक में थी। वो अभी भी संभल नहीं पाई थी। लेकिन जियो निंग घबरा गया। भाई सांग, आप मुझ पर केस क्यों कर रहे हैं? क्या ये वीआईपी रूम आपने मेरी माँ के लिए स्पेशली अरेंज नहीं किया था? आपने सिर हिलाया। सही है, मैंने इसे तुम्हारी माँ के लिए अरेंज किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि ये फ्री था। जियो निंग ने ये सुना और उसे लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है जब उसे यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। मुयाए ने सिर्फ इतना कहा था कि उसने खुद इसे अरेंज किया है, कभी किसी पेमेंट का जिक्र नहीं किया। प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। यूरी, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे पे करना होगा। अब मैं क्या करूं? मुयाए आखिरकार सदमे से बाहर आई। ये सिर्फ 10 मिलियन प्लस ही तो है ना? तुम इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? आशिन इतना कंजूस नहीं है। मुयाए ने अपनी बात खत्म की और फिर से आपका हाथ पकड़ लिया। चलो भी, अब और मुश्किल खड़ी करना बंद करो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूं, मैं अभी वापस चलूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। रही बात गॉडमदर के मेडिकल बिल की, तो इसे उनके लिए माफ़ कर दो। वैसे भी उस पैसे की तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है। मैं बस ये मान लूंगी कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, और जब वो जागी तो मैं वहां नहीं थी। ये उनके इस खतरनाक वक्त से बाहर निकलने के मुआवजे की तरह होगा। जब आपका सिर चकराने लगा तो आपको लगा जैसे आपके कान खराब हो गए हैं, वरना आप ऐसी बकवास और ऐसी बेशर्म बातें कैसे सुन सकते थे? पहला, हमारी सगाई पहले ही टूट चुकी है, शादी होने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, वो तुम्हारी गॉडमदर हैं, मेरी नहीं। दूसरों से किए गए तुम्हारे प्रॉमिस के लिए पे करने की मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। इसके साथ ही आपने एक बार फिर मुयाए का हाथ झटक दिया। इस लड़की को देखते हुए जिसे आपने खुद बड़ा किया था, आपका दिल दुखने लगा। इसलिए नहीं कि वो चली गई, बल्कि इसलिए कि 10 साल की मेहनत का नतीजा सिर्फ ये निकला। मुयाए का हाथ फिर से झटकने के बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं तुम्हारे साथ वापस जाने के लिए तैयार हूं। मैंने खुद को इतना झुका लिया है, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? जियोनिंग उन दोनों को देखते हुए खुद को रोक नहीं पाया और उनके बीच में कूद पड़ा। भाई सांग, मुझे पता है कि मेरी सिस्टर आपको छोड़कर मेरी माँ को हॉस्पिटल में देखने आईं। आप परेशान हैं, मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। बस प्लीज़ मेरी सिस्टर को इस तरह और हर्ट मत कीजिए। आपने कंधे उचकाए। मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैंने जो कहा वो गुस्से में नहीं कहा था। अगर तुम्हारे पास यहाँ मुझसे चैट करने का टाइम है तो बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि पैसे कैसे चुकाने हैं। मुयाए ने जियो निंग को एक तरफ खींचा। जियो निंग ने खुद को इतना विनम्र बना लिया, तुमसे मिन्नतें की और तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो। अब मैं सच में गुस्से में हूं। मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। जियो निंग ने मन ही मन कोसा। इडियट, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हें अभी हार मान लेनी चाहिए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सिस्टर, भाई सांग पर गुस्सा मत हो। वो बस तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए चीज़ें इतनी बिगड़ गईं। बस भाई सांग से माफ़ी मांग लो, वो इसे दिल पर नहीं लेंगे। मुयाए पहले ही आग बबूला थी। उसने गुस्से में आपकी तरफ देखा, जियो निंग को पकड़ा और पैर पटकती हुई चली गई। तुम्हें मेरे लिए मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 10 मिलियन प्लस के मेडिकल बिल्स ही तो हैं। मैं गॉडमदर के लिए इसे पे कर दूंगी। मैं तुम्हें या गॉडमदर को उसके हाथों बुली नहीं होने दूंगी। उन्हें हाथ में हाथ डाले जाते हुए देखकर आपने अपना सिर हिलाया। मैंने खुद 2 लड़कियों को पाला, एक पागल निकली, एक बेवकूफ़। भाई चान, मुझे बताओ, क्या बच्चों के मामले में मेरी किस्मत खराब है? शायद मुझे अब रुक जाना चाहिए। मैं तुम्हारे बच्चों को भी बिगाड़ना नहीं चाहता। चान हुई हंसा। आप सच में फ़नी हैं। मिस न्यांची को छोड़ दिया गया था क्योंकि उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था। आपने दया दिखाते हुए उन्हें अपनाया। इसका ये मतलब कैसे हुआ कि आपने उन्हें बेवकूफ़ बनाया? और मिस मू, वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। वो बस आपके प्यार पर रिलाई करती हैं और खुद से झूठ बोल रही हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा बच्चा आपको गॉडफादर कहे। शायद आपकी किस्मत और वेल्थ का कुछ असर उस पर भी हो जाए। क्या पता, शायद मेरा बच्चा भी एक दिन आपकी तरह स्टार बन जाए। आपने अपना सिर खुजलाया और सिर हिलाया। क्या मैं सच में इतना अच्छा हूँ? चान हुई ने सिर हिलाया। आप सबसे आउटस्टैंडिंग इंसान हैं जिनसे मैं कभी मिला हूँ। पूरे देश में देख लीजिए, आपकी उम्र में मुट्ठी भर लोग ही होंगे जिन्होंने वो हासिल किया है जो आपने किया है। आपने अपना हाथ हिलाया। ओ भाई, तुम मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो। मैं बस लकी रहा हूं और कुछ नहीं। और आप शेखी नहीं बघार रहे थे। अपनी पिछली लाइफ में आप बस एक छोटे से बॉस थे। अपनी पुरानी यादों के साथ दोबारा जन्म लेने के बाद भी आप असल में एक जीनियस बन सकते थे। बस इस दुनिया में पैसा कमाना आसान है। अगर वे असली जीनियस जिन्हें मैं पहले जानता था कभी यहां आ जाते तो वे अब तक चीन के सबसे अमीर व्यक्ति होते, शायद दुनिया के सबसे अमीर भी। इस दुनिया का सिस्टम परफेक्ट है,
बस ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि इसे यूज़ कैसे करना है। सच कहूँ तो यहाँ के लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं। प्रेग्नेंट महिला की फैमिली आप कहाँ हैं? लड़की हुई है, नेचुरल डिलीवरी, 6 पाउंड 2 औंस। माँ और बेटी दोनों सेफ हैं। चान हुई एक्साइटेड होकर दौड़ा। उसने उस झुर्रियों वाले बच्चे को देखा। उसके पैर थोड़े ढीले पड़ गए। आप आगे बढ़े और बच्चे को गोद में ले लिया। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अपनी वाइफ को उसके रूम में वापस ले जाओ। चान हुई को समझ आया और वो तुरंत डिलीवरी रूम की ओर भागा। अच्छी खबर सबको खुशी देती है। आप भी एक और बेटी पाकर खुश थे। आपने सीधे हाईएस्ट लेवल का वीआईपी रूम लिया। जब आप एक वीआईपी रूम के पास से गुजर रहे थे तो अचानक अंदर से कुछ शावर जेल बाहर गिरा। आपने सहज रूप से अपनी बाहों में बच्चे को प्रोटेक्ट किया। आप मुड़े और शावर जेल को एक तरफ झटका। मुयाय, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने एक बच्चा पकड़ा हुआ है? अगर तुमने मेरी बेटी को डराया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आपने ये कहा और बच्चे को पकड़े हुए जल्दी से अगले कमरे में चले गए। मुयाय फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसने असल में मुझे मारा। चीजें ऐसी क्यों बदल गईं? जियोनिंग जल्दी से कमरे से बाहर आया। उसने मुयाय को उठने में मदद की। भाई सांग का शायद वो मतलब नहीं था। उन्हें ब्लेम मत करो। मुयाय ने अपना सिर हिलाया। 3 सालों से तुमने उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बातें कही हैं। मैं अब और नहीं सुनना चाहती। चलो पहले बिल्स पे कर देते हैं। हम गॉडमदर की दवाइयां बंद नहीं होने दे सकते। जियू निंग ने सिर हिलाया। वो और मुयाय पे करने गए। कुछ ही देर बाद कैशियर ने एक गोल्ड और ब्लैक सेकेंडरी कार्ड निकाला और थमा दिया। मिस, आपका कार्ड पहले ही बंद किया जा चुका है। मुयाय की आंखें फैल गईं। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने ये कार्ड 5 सालों से यूज किया है। ये कैंसिल क्यों होगा? ये पक्का सांग का काम है। मैं उससे पूछने जा रही हूं कि क्या हुआ। मुयाय ने अपनी वेडिंग ड्रेस पकड़ी और उसी कमरे की तरफ भागी जहां आपने अभी एंटर किया था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा धकेलती, आप अंदर से बाहर आ गए। मुयाय, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर वो महिलाएं हैं जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया है। और बच्चे भी हैं। अगर तुम तमाशा करना चाहती हो तो प्लीज़ कोई और जगह ढूंढो। मुयाय ने अपने होंठ चबाए और आपको अगले कमरे में खींच लिया। बेड पर मौजूद महिला को देखकर आप हंसे और कहा, ये पक्का जियोनिंग की माँ होंगी, है ना? तो ये तुम्हारी गॉडमदर हैं? रुको, ये जल्द ही तुम्हारी सास भी बनने वाली हैं। गॉडमदर और सास एक साथ। डबल फैमिली रिश्ते। तुम पक्का खुश रहोगी। मुयाय ने घूर कर कहा, ये सिर्फ मेरी गॉडमदर हैं। वो कभी मेरी सास नहीं बनेंगी। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वो सिर्फ तुम हो। आप मुयाय के लॉजिक से थोड़े कंफ्यूज्ड थे। तुम्हारा उससे क्या मतलब है? अचानक आपको बात समझ आई। अब मैं समझा। क्या जियोनिंग की वाइफ डाइवोर्स नहीं देना चाहती? उसकी चिंता मत करो। मैंने लोगों से इसकी जांच करवाई थी। कानूनन उनकी उम्र अभी उतनी नहीं है। उनकी शादी उनके गांव में बस एक रस्म थी। बस 2 साल और इंतजार करो। एक बार जब वो उम्र का हो जाए तो तुम उसके साथ अपनी मैरिज रजिस्टर करवा सकती हो। फिर तुम एक लीगल कपल बन जाओगे। मुयाय ने गहरी त्योरियां चढ़ाईं। तुम कह रहे हो कि जियोनिंग की गांव में पहले से ही एक वाइफ है। आप थोड़े हैरान हुए। तुम लोग 3 साल से साथ हो। उसने तुम्हें कभी नहीं बताया, है ना? इसे चेक करना आसान है। बस उसके होम टाउन के रजिस्ट्री ऑफिस में पता कर लो। उसने तियानघाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वो अपने पूरे गांव का इकलौता कॉलेज स्टूडेंट था। उसके गांव के बहुत से मैचमेकर्स उसकी ट्यूशन फीस के लिए उसके पीछे आए थे। उन्होंने उसकी वेडिंग बैंक्वेट के कैश गिफ्ट्स का इस्तेमाल किया था। मुयाय 1 सेकंड के लिए जम गई। फिर उसने अपना सिर हिलाया। उसे अभी के लिए भूल जाओ। अभी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, तुमने मेरा कार्ड क्यों बंद किया? तुमने वादा किया था कि मैं इसे जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे इस तरह हार मानने के लिए मजबूर कर रहे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं। तुम जीत गए। मैं हार मानती हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। प्लीज़ तमाशा करना बंद करो। मेरा कार्ड रिस्टोर करने और गॉडमदर का बिल भरने के बाद हम सीधे घर चलेंगे और शादी कर लेंगे। आपकी ट्राइजेमिनल नर्व बेकाबू होकर फड़कने लगी। मुयाय, तुम क्या बातें कर रही हो? मैंने तब वादा किया था कि तुम उस फैमिली कार्ड को अपनी पसंद के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन क्या तुम्हें पता भी है कि फैमिली का मतलब क्या होता है? तुम मेरी मंगेतर हुआ करती थी, इसलिए तुम फ्यूचर फैमिली में गिनी जा सकती थी। लेकिन अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे द्वारा फैमिली कार्ड का एक्सेस वापस लेने में क्या गलत है? अगर तुम्हें अभी भी कार्ड चाहिए तो तुम अपने प्यारे भाई जियोनिंग से मांग सकती हो। उसका फैमिली कार्ड। वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। उसका पैसा खर्च करना तो नेचुरल है, समझी? मुयाय की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पूरी तरह शॉक में दिख रही थी। शेन, तुम ये क्या कह रहे हो? वो मेरे लिए बस एक छोटे भाई जैसा है। वो मेरा होने वाला हस्बैंड कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ
और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। तुम मुझ पर कभी भरोसा क्यों नहीं कर सकते? आपने बेबसी से अपना माथा रगड़ा। तो तुम कह रही हो कि तुम और जियोनिंग बस ऐसे ही घूम रहे थे और सिर्फ मैं ही तुम्हारा सच्चा प्यार हूं। मु याय ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। तुम मेरा सच्चा प्यार हो। जियोनिंग के साथ कभी कुछ नहीं हुआ। आप मुस्कुराए। फिर चलो हिसाब करते हैं। इन 3 सालों में तुमने और जियोनिंग ने देश भर में 70 से ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स देखे, 340 से ज़्यादा होटलों में चेक इन किया, साथ में 800 से ज़्यादा बार खाना खाया। तुमने उसे घर, कारें और लग्जरी घड़ियां दिलाईं, हर तरह के फैंसी कपड़े भी। तुम दोनों अब व्यावहारिक रूप से अलग नहीं हो सकते, और तुम मुझसे कहती हो कि कभी कुछ नहीं हुआ, या फिर ऐसा है कि वो इसके काबिल नहीं है। मुयाय ने डर के मारे अपना सिर हिलाया। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं समझा सकती हूँ। क्या तुम प्लीज़ मुझे समझाने दोगे? आपने सिर हिलाया, साइड वाली चेयर खींची और बैठ गए। ठीक है, शुरू करो और परफॉर्म करो। अब मैं एक्साइटेड हूँ। तुम इसे कैसे समझाने वाली हो? मुयाय ने एक गहरी सांस ली। उसके साथ उन सभी ट्रिप्स पर जाने की वजह असल में तुम थे। जियू ने कहा था कि उन जगहों पर आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैं जहां भी गई, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी। आपकी आंखें बड़ी हो गईं, लगभग बाहर निकलने को थीं। तो वो सैकड़ों होटलों में रुकना। क्या तुम मेरे लिए बच्चे की प्रार्थना भी कर रही थी? वाह, मैं सच में लकी हूं, है ना? मुयाय ने तुरंत मना कर दिया। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम हमेशा डबल रूम बुक करते थे। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। आप अचानक सीधे बैठ गए। तो क्या हुआ? जियोनिंग परफॉर्म नहीं कर सकता? मुयाय गुस्से में चिल्लाई। हमारे बीच चीज़ों को घुमाना बंद करो, ओके? हम बस प्योर भाई बहन हैं, बस इतना ही। आप लापरवाही से हंसे। हाँ, जरूर। मुझे विश्वास है कि तुम लोग मासूम हो। जारी रखो, आगे बढ़ो। मुयाय की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम्हें मुझ पर भरोसा दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूं या नहीं? बस अपनी कहानी सुनाओ। अगर ये रोमांचक हुई तो मैं तुम्हारे लिए तालियां बजाऊंगा। ठीक है, मैं जारी रखती हूं। जियोनिंग और मैं क्लासमेट्स थे। हम भाई बहन की तरह हैं। जियोनिंग की फैमिली गरीब है। उसे अभी भी अपनी माँ के मेडिकल बिलों के लिए पैसों की ज़रूरत है। मुझे बस बुरा लगा और मैंने उसे हर दिन खाना खिलाया। क्या इसमें कुछ गलत है? आपने सिर हिलाया। तुम बहुत केयरिंग हो। जाहिर है, ये ठीक है। तो तुमने उसके खाने के लिए अपने खुद के पैसे क्यों इस्तेमाल नहीं किए? तुम हर दिन मेरा कार्ड स्वाइप करती रही, मेरा पैसा खर्च करके ये दिखाती रही कि तुम कितनी केयरिंग हो।